आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इजराइल में हथियारों की भारी कमी, यूक्रेन को सप्लाई में कटौती कर सकता है अमेरिका। आईआरजीसी की अमेरिका को सीधी वार्निंग, कहा तुम्हारे जहाज और अड्डे सब हैं निशाने पर। गजा में खतरनाक हुई लड़ाई, 55 फलस्तीनियों की मौत। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ का बयान, कहा गजा में सीज फायर करो तभी रुकेंगे इजराइल पर हमले। इजराइल में हुई गोलीबारी की वारदात, एक पुलिस वाले की मौत, 4 लोग जख्मी। और रूस ने किया बड़ा हमला, यूक्रेनी फौजियों के 129 ठिकानों को उड़ाने का दावा। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 15 अक्टूबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से, मगर एक माजरत के साथ। चेकिंग में वीडियो बहुत देर फंस रहा है, यूट्यूब में काफ़ी देर लग जाती है। बहुत हाईफाई स्पीड का कनेक्शन है, फिर भी दिक्कत होती है, लिहाजा देर होने पर माफ़ कर दिया करें। बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इजराइल के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को दांव पर लगा दिया है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन और इजराइल को एक साथ हथियारों की सप्लाई जारी नहीं रख सकता है, क्योंकि इजराइल को जंगी सामानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी मदद लाजिम है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इजराइल इंटरसेप्टर मिसाइलों की बढ़ती कमी से जूझ रहा है, क्योंकि एक साल से जारी जंग में इजराइल पर इतने रॉकेट और ड्रोन्स दागे गए हैं कि नेतन्याहू का एयर डिफेंस सिस्टम कंगाल हो गया है। दूसरी खबर यह है और कुछ इसी से रिलेटेड है कि इजराइल पर हाल ही के दिनों में हिजबुल्लाह ने लगातार ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं। ईरान से भी उसकी तानातनी जारी है। इस सब के बीच इजरायली फ़ौज के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है और ये मुश्किल है एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के कमी से, इंटरसेप्टर की कमी से जुड़ी हुई। फाइनेंशियल टाइम्स अंग्रेज़ी अखबार है, इसकी एक अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यही डिफेंस सिस्टम उसे ईरान, हिजबुल्लाह, हाउथीज़, हमास, इन सब के किसी भी मुमकिन हमले से बचाता है, सिक्योरिटी देता है। लेकिन अब ये खुद सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसके पास खुद को बचाने और दूसरे दुश्मन के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उन्हें मार गिराने का माल मसाला बचा नहीं है। एक एक्स सीनियर अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल हैं, डाना स्टोल, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स अखबार से बात की और कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह ने अगर मुश्तरका तौर पर एक साथ हमला बोल दिया इजराइल पर, तो उसकी जो एयर डिफेंस है उसका जो वो चरमरा जाएगा, बिल्कुल तबाह हो जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा। स्टोल ने कहा कि मान लीजिए ईरान का हमला हुआ और ज़बरदस्त हुआ और इजराइल उसका जवाब देता है, लेकिन तभी हिजबुल्लाह भी इस हमले में शामिल हो जाता है, तो फिर इजरायली फोर्सेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंटरसेप्टर्स की कमी भी है और फिर दोनों की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल होगा। जी, हिजबुल्लाह ने भी आज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इजराइल को चौंका दिया है। अब कुछ खबरें लाइव लेते हैं। ईरान की आईआरजीसी, उन्होंने अमेरिका को सीधी वार्निंग दी है, आईआरजीसी ने, और ये कहा है कि अमेरिका के तमाम वॉरशिप्स जो इस रीजन में हैं, जो जंगी जहाज़ हैं, युद्धपोत हैं, वो और अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस हमारे निशाने पर हैं, हमारी रेंज की जद में हैं, वो कभी भी निशाना बन सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है अगर हम पर हमला बोला गया या हमें उकसाया गया तो ईरान की आईआरजीसी की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग सीधे तौर पर अमेरिका को दी गई है कि भाई ठीक से रहो, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अमेरिका को ये वार्निंग है आईआरजीसी की तरफ से। आईआरजीसी के पिटारे में है तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा। गज़ा की बात कर लेते हैं। गज़ा में लगातार हमले, एग्रेशन जारी है इजराइल की एयरफोर्स का भी, उनकी जो आर्मी है उनका भी, और आईडीएफ के ताज़ा हमलों में, इजरायली एयरफोर्स के ताज़ा हमलों में गज़ा में 55 लोग मारे गए हैं। पूरे गज़ा पट्टी का ये मैं हाल बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हालात जो कशीदा हैं वो जबालिया रिफ्यूजी कैंप में, नॉर्थ ऑफ गज़ा में। वहाँ पर इजरायली आर्मी जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव 11 दिन से लगातार जारी रखे हुए है, ग्राउंड पर हमले कर रही हैं और लोगों का वहाँ जीना मुहाल हो रखा है। उनके पास राशन, दवाइयों की कमी हो गई है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, बीमारों को दवाई नहीं मिल रही है। फ़िलहाल अल जज़ीरा की एक और हेडलाइन बताती है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को बताया है कि अगर तुम सॉल्यूशन चाहते हो, अगर तुम समझौता चाहते हो, अगर चाहते हो कि जंग ख़त्म हो जाए, चाहते हो कि हिजबुल्लाह तुम पर हमले रोक दे, चाहते हो कि साउथ लेबनान और जो नॉर्थ
اسرائیل ہے قبضے والے علاقے ہیں فلسطین کے، وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو پھر غزہ میں سیز فائر کر لو، غزہ میں جنگ روک دو، غزہ پر حملے بند کر دو، ہم تم پہ حملے بند کر دیں گے۔ اور یہ بات کس شخص نے کہی ہے؟ جو ڈپٹی سیکریٹری جنرل ہیں نعیم قاسم، انہوں نے ابھی 3-4-5 روز پہلے ہم نے ان کے بارے میں آپ کو خبر بتائی تھی کہ انہوں نے ایک ویڈیو انٹرویو دیا اور اس میں ایک بار بھی غزہ کا نام نہیں لیا۔ وہ خبر بھی خبر تھی، اس لیے ہم نے وہ بتائی۔ آج بھی انہی کے حوالے سے بیان ہے کہ غزہ کو پہلے شانت کرو، غزہ پر پہلے سیز فائر کرو، ہم تم پر حملے بند کریں گے۔ یہ خبر بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ہمارا کام ہے صرف خبروں کو بتانا، ایجنڈا پروپیگنڈا نہیں، لہذا جیسی خبر ہے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب انہوں نے ایک اور بات جو کہی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، وہ پریس ٹی وی کے ہیڈ لائن میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ حزب اللہ کے ڈپٹی چیف ہیں، ڈپٹی سیکریٹری جنرل، حسن نصر اللہ کے بعد انہی کا عہدہ تھا ایک طریقے سے، یوں سمجھیے راشٹرپتی اپ راشٹرپتی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ اصل میں سب سے بڑا خطرہ ہے پورے اس خطے کے لیے، جسے مشرق وسطیٰ، جسے مڈل ایسٹ کہتے ہیں، از اے ریئل تھریٹ ٹو انٹائر ریجن۔ اور یہ کہا ہے کہ یہ صرف کہانی غزہ یا لبنان کی نہیں ہے، عرب ممالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آگ ان کے در تک بھی پہنچے گی اور اسے پہنچائے گا اسرائیل، لہٰذا سمجھ جائیں اور اسرائیل کو مشترکہ طور پر روکنے کی کوشش کریں۔ اتنا کی خبر ہے کہ حزب اللہ نے بڑے حملے انجام دیے ہیں آج اسرائیل کے خلاف، اور 5 نئے آپریشنز انہوں نے کیے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری بھی دی ہے۔ اسرائیل کے انہوں نے باقاعدہ کئی جگہ پر حملہ کر کے، اور اس بار بڑے ہتھیار وہ استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے کئی جگہ بربادی اور تباہی کے جو ہیں وہ دعوے کیے ہیں اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں۔ یہ کہا گیا ہے، اسلامک ریزسٹنس آف لیبنان حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کی اور فلسطین کے لوگوں کی اور لیبنان کے معصوم لوگوں کی فلاح بہبودی، ان کی سلامتی کے لیے اور ان کے حق میں اسرائیل کے ظلموں کے خلاف ہم نے ان حملوں کو انجام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک ریزسٹنس یعنی حزب اللہ کے جو فائٹر ہیں، انہوں نے البغدادی ملٹری بیس ہے اسے ٹارگٹ کیا ہے، اور المرج بیس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ کئی اور علاقے ہیں جو اسرائیلی ملٹری کے ہیں۔ ابھی تک حزب اللہ کا ٹارگٹ صرف ملٹری فیسلٹیز ہیں اسرائیل کی، انہوں نے سویلینز کو اسرائیل کی طرح نشانہ نہیں بنایا ہے۔ IRGC قدس فورس کے ملٹری جو چیف ہیں انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں، قدس فورس کے جو چیف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی پہلے، اسماعیل قانی، کہ وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ IRGC کی حراست میں، نگرانی میں جانچ چل رہی ہے، حسن نصر اللہ کے قتل میں ان سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ وہ خبر تھی مڈل ایسٹ آئی کے حوالے سے دکھائی۔ یہ خبر بھی ہے کہ آج وہ جو شہید نیل فروشاں صاحب ہیں، IRGC کے کمانڈر تھے جو حسن نصر اللہ کے ساتھ اس بنکر میں مارے گئے تھے، ان کی باڈی بہت دن بعد ملی، ان کی باڈی آج آئی تہران میں۔ تب نیل فروشاں کے جنازے کے وقت اسماعیل قانی وہاں موجود تھے اور پہلی قطار میں، پہلی صف میں بڑے کمانڈرز اور بڑے لیڈرز کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اور یہاں سے ان خبروں کا کھنڈن ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی جانچ چل رہی ہے یا ان کے اوپر کوئی شک ہے اسرائیل کی موساد کے ساتھ مل کر کام کرنے کا۔ وہ بھی ایک خبر تھی، یہ بھی ایک خبر ہے۔ اس بارے میں ہم نے اپنے دوسرے چینل دنیا ٹوڈے پر تصویروں کے ساتھ ویڈیو بنایا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، جو ہے پولیس مین ایک مارا گیا ہے، اسرائیل میں حملے ہوئے ہیں، شوٹنگ انسیڈنٹ پیش آیا ہے ایک ہائی وے پر، اشدود کے قریب یہ ہائی وے ہے۔ اشدود اسرائیل کے قبضے میں علاقہ ہے۔ 4 لوگ اس شوٹ آؤٹ میں زخمی ہوئے ہیں، ایک پولیس والے کی جان گئی ہے، اور جو ہے بین گوئر اس کے بعد بھڑک گئے ہیں۔ بین گوئر جو اسرائیل کے سب سے کٹر پنتھی منتری ہیں، انہوں نے جو ہے پھر وہی اپنی طریقے کی باتیں کہی ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد بھی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک 28 سال کا جو ہے ایک شخص تھا، محمد داردونا، اس نے جو ہے وہ اسرائیلی علاقے میں گھسپیٹ کی ویسٹ بینک سے، اور یہاں پر جو ہے گولیاں چلائیں۔ یہ اوریجنلی اس جبالیہ سے تعلق رکھتا ہے جہاں جبالیہ میں آج اسرائیل کا ظلم سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ المایدین کی ایک خبر ہے کہ اسرائیل ریٹریٹس فرام پلانس ٹارگیٹنگ ایرانین نیوکلیئر آئل سائٹس۔ نیو یارک ٹائمز کی خبر انہوں نے اس حوالے سے لکھی ہے المایدین نے، اور یاد کیجیے گا ہماری پہلی سٹوری میں تھم نیل کچھ یوں ہی تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈر گیا ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ہم نے پوری سٹوری میں یہی بات کہی تھی، پیچھے ہٹ گیا ہے، قدم واپس کھینچ لیے نیتن یاہو نے۔ اسی چیز کو نیو یارک ٹائمز نے بھی
अलमायदी ने भी हेडलाइन में, ऐसा नहीं है, जर्नलिस्ट लगभग एक जैसा ही सोचते हैं। हाँ, अगर उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है या कोर्स किया है, तो मैं कोई ऐसा ख़ास आदमी नहीं, 1% आदमी हूँ सोच के हिसाब से। तो ये इज़राइल पीछे हटा है, कदम वापस खींचे, डर गया है। रिट्रीट का मतलब होता है भाग जाना अपने उस अहद से जिसमें उन्होंने कहा था हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और ऑयल फैसिलिटीज़ को, ऑयल साइट्स को, तेल के जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमला करेंगे। अब सिर्फ ये कहा है इजराइल ने, नेतन्याहू ने अमेरिका को ये जो इन्फॉर्म किया है कि हम सिर्फ मिलिट्री बेस जो हैं ईरान के वो निशाने पर लेंगे। इटालियन ट्रूप्स जो यूनिफिल में हैं, यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस लेबनान के अंदर हैं, बॉर्डर के पास, बॉर्डर पे, उसमें इटालियन फ़ौजी भी हैं। दुनिया भर की तमाम फ़ौजों के फ़ौजी होते हैं उसमें, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में। तो इटालियन ट्रूप्स ने कह दिया है कि हम लेबनान नहीं छोड़ेंगे, यूनिफिल पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। इजराइल लगातार इधर हमले कर रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कहा है। और ये बात किसने कही है? तजानी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, एंटोनियो तजानी। उन्होंने कहा कि हमारे फ़ौजी इटली के वो यूनिफिल पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे लेबनान से, भले इजराइल कितनी धमकी दे ले, भले नेतन्याहू कितनी भी धमकी दे ले और आईडीएफ कितनी भी तोड़फोड़ बार बार कर ले। 47 ब्रिटिश एमपीज़ ने आज एक बड़ा काम किया है। उन्होंने अपनी यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत से अपील की है कि वो इजरायली हुकूमत पर पाबंदियां लगाए और तगड़ी तर करके लगाए, क्योंकि जो है वो उसके गज़ा में हमले लगातार जारी हैं और बेगुनाहों का कत्ल गारत जारी है। वो जो कर रहा है वो हीनियस क्राइम्स में आता है, लिहाजा उस पर पाबंदियां लगाई जानी ज़रूरी हैं। अब इन एमपीज़ को कौन समझाए कि सुल्ताना डाकू भी अपनी माँ के लिए हीरा था। इजराइल को पैदा करने वाला कौन है? और उन्हीं से आप कह रहे हैं। रशियन फोर्सेस पमेल यूक्रेनियन आर्मी इक्विपमेंट इन 129 एरियाज ओवर पास्ट डे। पूरे एक दिन में 24 घंटों के अंदर 129 जगहों पर जहां जहां यूक्रेन फोर्स के इक्विपमेंट्स रखे थे, और इक्विपमेंट्स में तो आप मिलिट्री इक्विपमेंट्स, बंदूक, तोप, गोले, गोलियां, अंडू बंडू सब कुछ आ जाता है। वो सब कुछ, दूरबीन, वर्दी और आर्मर्ड व्हीकल्स और भी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, ये सब रखा हुआ था। इसे तबाह करने का दावा रूसी फौज ने किया है 129 जगह पर, और उन्होंने ये कहा है कि इसमें यूक्रेनी फ़ौज की 590 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, यानी 590 फ़ौजी मारे गए या ज़ख्मी हो गए। चाइना ने जो ताइवान के आसपास ड्रिल की थी कल, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, अमेरिका उसको लेकर बड़ा फिक्रमंद है और अमेरिका ने इस बात की जानकारी दी है कि हम अपने अलाइज से चाइना की इस हरकत को लेकर और ताइवान के आसपास जो माहौल है उसको लेकर लगातार कांटेक्ट में है। हमारी नज़र इस पर बनी हुई है, कुछ भी ऐन गैन बात होगी हम हैं ना। फिलहाल दुनिया भर की खबरें इतनी ही थी। उम्मीद करते हैं शो आपको पसंद आया होगा। मैं जानता हूं खबरें इसमें ऐसी नहीं है जो आपको पसंद आए, लेकिन अगर मेरी कोशिश सही लगी हो तो मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया, सलामत रहिए।